गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवात स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। मेरे बच्चों, हम हरियाणा का इतिहास पढ़ते आ रहे थे और हरियाणा के इतिहास में हमारी अभी तक 16 क्लास हो चुकी हैं और 17वीं क्लास आज हम शुरू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हेमू के बारे में बताया था। हेमू जिसका जन्म 1501 ईस्वी के अंदर राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत आने वाले मातरी गांव में हुआ था। बच्चों, जाति की बात करें तो हेमू की जो जाति थी वो डूसर थी। भाषा की हम बात करें तो इन्हें फारसी और संस्कृत भाषा का ज्ञान था। और इनके शौक की हम बात करें तो बचपन से ही इनको तलवारबाजी और घुड़सवारी का बड़ा शौक था। इनका जो परिवार है वो बच्चों मातरी गांव से हरियाणा के रेवाड़ी के कुतुबपुरा नामक गांव में आकर क्या हो जाता है, बस जाता है। हेमू ने सबसे पहले सूर शासकों की नौकरी शुरू की थी। और हेमू नौकरी करने से पहले बच्चों व्यापार व्यापार किया करता था और ये व्यापार किया करता था नमक का। तो हेमू पहले नमक का व्यापारी बताया गया। हम बात करें तो शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के द्वारा हेमू को पहली बार अपना निजी सलाहकार नियुक्त किया गया था। जब हेमू इस्लाम शाह का विश्वास जीत लेता है तो इस्लाम शाह उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी देते चले जाते हैं। उनको बाद में मार्केट सुप्रिटेंडेंट, गुप्तचर विभाग, जिसे दरोगा ए डाई डाक के नाम से जाना जाता था, इस गुप्तचर विभाग का मुखिया हेमू को ही नियुक्त किया जाता है। 1552-53 के अंदर इस्लाम शाह ने पंजाब का गवर्नर ही नियुक्त करने का काम हेमू को कर दिया था। इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है 1554 में और इस्लाम शाह का उत्तराधिकारी फिरोज खान बनता है। फिरोज खान की 12 साल की उम्र थी और इस छोटी सी उम्र में जब वो गद्दी पे बैठता है तो लोग इसे सीरियस नहीं लेते और इस फिरोज खान की हत्या आदिल शाह के द्वारा कर दी जाती है। आदिल शाह ने गद्दी पे बैठते ही हेमू को बच्चों सबसे बड़ा पद दे दिया था, वो था प्रधानमंत्री पद। और कोई भी हिंदू किसी भी मुस्लिम शासक के यहाँ प्रधानमंत्री बनने वाला ये पहला हेमू व्यक्ति था, यानी कि पहला हिंदू था। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होने वाला पहला हिंदू हेमू उर्फ हेमचंद्र ही हुआ है। प्रधानमंत्री पद पर जब हेमू को बिठाया गया तो इसका जो सम्मान समारोह है वो ग्वालियर के किले में किया गया था। और आदिल शाह के गद्दी पे बैठते ही भारत के अंदर कई स्थानों पर विद्रोह हुआ था और इन विद्रोह को कुचलने के लिए आदिल शाह ने हेमू को ही अपनी सेना देकर भेजने का काम किया था। बताया जाता है कि हेमू ने आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां लड़ी थी। बच्चों, कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? 22 लड़ाइयां लड़ी थी। और आदिल शाह के खिलाफ जिन जिन स्थानों के ऊपर जिन जिन लोगों ने विद्रोह किया था उन सारे के सारे लोगों को वापस आदिल शाह के अधीन करवाने का जो श्रेय जाता है वो हेमू को जाता है। बच्चों, हम बात करें हुमायूं की तो 1556 की बात है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु होते ही दिल्ली की जो गद्दी है वो खाली हो जाती है। दिल्ली का सिंहासन जब खाली हो जाता है तो आदिल शाह हेमू को एक सेना देकर दिल्ली को भी अपने कब्जे में लेने के लिए भेजता है। और मेरे बच्चों, अब जो हेमू चलेगा वो दिल्ली की तरफ चलेगा और दिल्ली की तरफ इसका जो सफर शुरू होता है वो 1556 में शुरू होता है। बच्चों, हेमू जब चलता है मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ तो बीच रास्ते में हेमू को रोकने का प्रयास किया जाएगा। हेमू को रोकने का जो प्रयास किया गया वो इटावा में भी किया गया, वो कालपी में भी किया गया, वो आगरा के अंदर भी किया गया और उसके बाद मेरे बच्चों दिल्ली से ठीक पहले तुगलकाबाद के अंदर भी हेमू को रोकने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। अभी तक हमारी इतनी बातें हुई थी, इन्हीं बातों से कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। तो हेमू को जब दिल्ली के सिंहासन पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है आदिल शाह के द्वारा, इस बात को हम लिखते हैं। तो नोट कीजिएगा मेरे बच्चों कि हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह द्वारा हुमायूं की मृत्यु के बाद आदिल शाह द्वारा हेमू को
दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा गया बच्चों। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा गया। जब हेमू अपनी सेना लेके दिल्ली की तरफ निकला तो बीच रास्ते में मेरे बच्चों इटावा के अंदर हेमू को रोकने का प्रयास किया गया। इटावा में हेमू और जो इटावा का शासक था जिसका नाम था कियार खां के बीच क्या होती है, लड़ाई होती है। लेकिन हेमू बड़ी आसानी से बच्चों इटावा के शासक कियार खां को पराजित करता है और अपनी सेना को लेके आगे बढ़ता है। तो इस लड़ाई में जो जीत हुई, बच्चों वो हेमू की हुई थी। इटावा से आगे हम बात करें, आगरा में लड़ाई की। तो आगरा में हेमू और सिकंदर खां उज़्बेक, आगरा के जो शासक थे वो थे सिकंदर खां उज़्बेक। तो हेमू और सिकंदर खां उज़्बेक के बीच क्या होती है, लड़ाई होती है। और बच्चों इस लड़ाई को भी आसानी से जीत जाता है कौन, हेमू। तो जीत हुई किसकी, हेमू की। उसके बाद हम बात करें तो दिल्ली में प्रवेश करने से पहले बच्चों तुगलकाबाद में हेमू और मुगलों के बीच क्या होती है, लड़ाई होती है। मुगलों के बीच लड़ाई होती। और ये जो लड़ाई हुई थी ये 7 अक्टूबर के दिन हुई थी, 7 अक्टूबर 1556। बच्चों इस लड़ाई को जीतने के बाद हेमू जो है वो दिल्ली में प्रवेश करता है। और हेमू जो दिल्ली में प्रवेश करता है वो 7 अक्टूबर के दिन ही इस लड़ाई को जीतने के बाद प्रवेश करता है, 7 अक्टूबर 1556। दिल्ली में प्रवेश करते ही दिल्ली की खाली पड़ी गद्दी के ऊपर हेमू जाके बैठता है। तो बच्चों हेमू अपना राज्याभिषेक करवाता है बतौर राजा के तौर पे। तो अफगान कमांडरों की मौजूदगी में अफगान कमांडरों की मौजूदगी में दिल्ली के पुराने किले में हेमू का राज्याभिषेक हो जाता है। हेमू यहाँ पर राजा बनता है पहली बार।
दिल्ली के पुराने किले में राज्याभिषेक। हेमू का राज्याभिषेक। बच्चों, दिल्ली की गद्दी पे बैठते ही, राजा के तौर पे राज्याभिषेक होते ही, ये अपने आप को विक्रमादित्य घोषित करता है। ठीक है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही हेमू ने शिवम को विक्रमादित्य घोषित किया था। विक्रमादित्य कोई शासक हुआ है जो अपनी जिंदगी में कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था, और आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां लड़ने वाला हेमू भी एक भी लड़ाई नहीं आ रहा था। इसलिए बच्चों, इसने अपने आप को विक्रमादित्य के साथ कंपेयर किया और अपने आप को विक्रमादित्य घोषित करने का काम किया। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही शिवम को विक्रमादित्य घोषित किया। और बच्चों, ऐसा करने वाले ये अंतिम हिंदू सुल्तान रहे। दिल्ली की गद्दी पे बैठ के शिवम को विक्रमादित्य घोषित करने वाले ये क्या थे? अंतिम हिंदू सुल्तान थे। दिल्ली की गद्दी पे बैठते ही इन्होंने अपने राज्य में हेमू द्वारा अपने राज्य में गाय का जो वध है वो निषेध घोषित कर दिया था। गाय का वध नहीं किया जाएगा हेमू के राज्य के अंदर। ये हेमू ने प्रमाण सुना दिया था कि आज के बाद जितने भी गोहत्थे हैं, जहां पर गायों को मारा काटा जाता है, वो सारे के सारे बंद हो जाने चाहिए। तो गद्दी पे बैठते ही सबसे अच्छा काम इसने ये किया था। बच्चों, शिवम के नाम के इन्होंने सिक्के भी चलाए थे। गद्दी पे बैठते ही हेमू ने शिवम के नाम के क्या चलाए थे? शिवम के नाम के सिक्के चलाए थे। बच्चों, हेमू ने कुल 29 दिन शासन किया था। तो हेमू के द्वारा दिल्ली की गद्दी के ऊपर जो शासन किया गया था, वो कितने दिन किया गया था? 29 दिन किया गया था। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितने दिन शासन किया गया था। 29 दिन शासन किया गया था बच्चों। अब देखिएगा, जब हेमू दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो उसी दौरान बैरम खान ने, जो हुमायूं का दोस्त था, उसने हुमायूं के बेटे अकबर का बच्चों कलानौर के अंदर राज्याभिषेक कर दिया था। क्योंकि हुमायूं की मृत्यु का हो जाना, दिल्ली की गद्दी का खाली हो जाना, बच्चों सीधी सी बात है कि हुमायूं का बेटा ही उस गद्दी के ऊपर बैठेगा। उस गद्दी का उत्तराधिकारी हुमायूं का बेटा ही होगा। और हुमायूं का बेटा अकबर था, जिसकी उम्र 1556 में मात्र 13 साल थी। और जब दिल्ली की गद्दी खाली हो चुकी थी, बैरम खां को यह पता लग चुका था कि हेमू अपनी एक विशाल सेना लेके दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने के लिए आ रहा है। तो बच्चों, बैरम खां को कुछ नहीं सूझता है। बैरम खां एक खाली ईंटों से सिंहासन बनाता है और उन ईंटों से बने हुए सिंहासन के ऊपर बैठा के पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर अकबर का क्या कर देता है? राज्याभिषेक कर देता है। और अकबर को
दिल्ली का राजा घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दिल्ली की गद्दी के ऊपर कौन बैठ चुके थे? हिंदू सुल्तान हेमू बैठ चुके थे। तो हेमू को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए बैरम खां अपनी विशाल सेना लेके पंजाब से चलता है दिल्ली की तरफ। और जब इस बात का पता चलता है हेमू को, जो दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए थे, कि अकबर और अकबर के संरक्षक बैरम खां एक विशाल सेना लेके दिल्ली की गद्दी के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहे हैं, तो हेमू बच्चों दिल्ली की गद्दी से उठ के इनको रोकने का काम करेगा पानीपत के अंदर। और पानीपत के अंदर दोनों के दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होगा। इसे हम बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो मेरे बच्चों अब होगी पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो आपसे कोई पूछ ले कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आपको सिर्फ वर्ष याद नहीं रखना है, आपको दिन भी याद रखना है कि सर वो दिन था 5 नवंबर का, और साल आप सभी को पता है कि सर वो साल था 1556 का। तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है। मेरे बच्चों ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी अकबर, जिसे जलाल खान के नाम से जाना जाता है, वर्सेस हेमचंद्र। हेमचंद्र बच्चों, अकबर की जो उम्र थी इस युद्ध के अंदर मात्र 13 साल थी। और आप सभी को यह पता होगा कि 13 साल का बच्चा कोई युद्ध नहीं लड़ सकता। तो इसकी तरफ से जो युद्ध लड़ रहे थे वो कौन थे? बैरम खां। संरक्षक कौन थे बच्चों? बैरम खां थे। बताया जाता है कि हेमू इस युद्ध के अंदर जिस हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, उस हाथी का नाम था बच्चों हवाई। हेमू के हाथी का नाम, जिस हाथी के ऊपर बैठा था हेमू, वो हवाई था। बताया जाता है कि हेमू ये युद्ध जीतने ही वाला था। हेमू की जो सेना है यहाँ 3 भागों में बांटी गई थी इस युद्ध में। हेमू बच्चों ये युद्ध जीतने ही वाला था। दुर्भाग्य से एक तीर आके हेमू की आंख में लग जाता है, और हेमू की आंख में जब वो तीर लगता है तो हेमू दर्द के मारे करहा उठता है। बच्चों ये जो तीर है वो दर्द के मारे अपनी आंख से जब निकालता है, तो बच्चों आंख के अंदर जो ये गोली होती है ना अपने, ये साथ तीर के चिपक के बाहर आ जाती है, और हेमू की आंख पूरा का पूरा बच्चों एक छेद बन जाती है। जब ये सारा का सारा दृश्य हेमू के बाकी अन्य सैनिक देख रहे थे, तो उन सैनिकों का मनोबल जो है वो गिर जाता है। वो सैनिक भयभीत हो जाते हैं कि हमारे बहादुर राजा के साथ अचानक ये क्या हो गया, और सारी की सारी सेना में भगदड़ मच जाती है। अनुशासन हेमचंद्र की सेना खो देती है, और जिस लड़ाई में अनुशासन नहीं होगा वो लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती। और मेरे बच्चों हेमू जो है ये युद्ध जीतते जीतते क्या है, हार गए थे। बताया जाता है कि जब उनकी आंख में ये तीर लगा था, तो हेमू ने अपने महावत को, यानी कि जो हाथी को चलाएगा, जो हाथी को दिशा देगा, उसे महावत बोलते हैं। जो हाथी का ड्राइवर ही मान के चलिएगा, ठीक है ना। तो बच्चों हेमू ने अपने महावत को बोला कि आप जल्दी से इस हाथी को किसी जंगल की तरफ लेके चलिए, क्योंकि अब मैं युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं हूं। बताया जाता है कि महावत ने जब हाथी को जंगलों की तरफ मोड़ा, तो बच्चों हेमू के ऊपर नजर पड़ जाती है बैरम खां यानी अकबर की सेना के एक सैनिक की, जिसका नाम था साकुली खां। और साकुली खां बच्चों हेमू को पानीपत के युद्ध मैदान से क्या कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों हेमू को गिरफ्तार इस युद्ध में किसने किया था? हेमू की गिरफ्तारी, तो हेमू की जो गिरफ्तारी है बच्चों, वो की गई थी साकुली खां के द्वारा। और साकुली खां अकबर के दुश्मन हेमचंद्र को गिरफ्तार करके लेके चला जाता है सैदापुर गांव के अंदर। सैदापुर गांव पानीपत जिले का गांव है। सैदापुर गांव में ही क्यों लेके गया साकुली खां हेमू को गिरफ्तार करके? क्योंकि अकबर का जो शिविर लगा हुआ था,
अकबर जो मात्र 13 साल का बच्चा, जिसे लड़ाई में नहीं भेजा गया था बल्कि उसको बोला गया था कि आप अपने शिविर में बैठ के आराम करो, हम आपके लिए लड़ाई जीत के आएंगे। तो अकबर का जो ये शिविर लगाया गया था, ये हरियाणा के कौन से गांव में लगाया गया था? सैदापुर गांव के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरियाणा जीके के अंदर कि अकबर का जो शिविर है वो कौन से गांव में लगाया गया था, तो आप बोलने हैं सैदापुर गांव। और सैदापुर गांव है मेरे बच्चों पानीपत जिले का गांव। कौन से जिले का गांव? पानीपत जिले का गांव। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इतना सा नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हेमू की गिरफ्तारी हो चुकी है पानीपत के युद्ध मैदान से। गिरफ्तार करने का श्रेय जाएगा शाह कुली खां को, और शाह कुली खां इसको गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश करेगा सैदापुर गांव में। और अकबर जो है बच्चों अपने दुश्मन को गिरफ्तार हुआ देख बड़ा खुशी के मारे चिल्ला उठेगा, और खुशी खुशी में शाह कुली खां को एक जमीन दे देगा कि आपने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है, आपने मेरे दुश्मन को गिरफ्तार किया है, तो मैं आपसे बड़ा खुश होता हूं, और आपसे खुश होकर मैं आपको एक जमीन देता हूं। तो किसी भी शासक के द्वारा किसी भी सैनिक की कार्यवाही से खुश होकर दिया जाने वाला जमीन का जो टुकड़ा है वो जागीर कहलाता है। और पहली बार शाह कुली खां को हरियाणा में नारनौल की जागीर मिलेगी, और नारनौल का जागीरदार हेमू के अकबर के द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा। तो जल्दी से एक बार इतना सा नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, यहां तक बातें आप नोट कर चुके हैं? तो मेरे बच्चों, शाकुली खान ने जब गिरफ्तार किया हेमचंद्र को, तो अकबर के द्वारा शाकुली खां को नारनौल की जागीर दी जाती है। अकबर द्वारा शाकुली खां को नारनौल का जागीरदार नियुक्त किया जाता है। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का हिस्सा है। नारनौल का जागीरदार इसे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। बच्चों, युद्ध मैदान से पीछे पीछे शाकुली खां के बैरम खां भी वहां पहुंच जाता है, और बैरम खां गुस्से में था ही। तो बैरम खां बच्चों अपनी तलवार निकालता है और हेमू का जो सिर है वो धड़ से अलग कर देता है। तो यहां पर हो जाएगी हेमू की हत्या। और आपसे कोई पूछ ले कि हेमू की हत्या किसके द्वारा की गई, तो आप बोलेंगे बैरम खां के द्वारा। तो हेमू को गिरफ्तार किसने किया मेरे बच्चों? आप बोलेंगे शाकुली खां के द्वारा। ठीक है, तो हेमू की हत्या जो की गई, बैरम खां के द्वारा जब हेमू की हत्या की जाती है,
तो बाद में लोगों को जब इस बात का पता चला कि इसी गांव के अंदर बैरम खान ने हेमू की हत्या की थी, तो हेमू के सम्मान में बच्चों गांव के लोग एक समाधि बनवाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेमू की समाधि। और आपसे कोई पूछ ले कि हेमू की समाधि कहाँ है, तो आपको बोलना है कि सर हेमू की समाधि बनी हुई है सैदापुर गांव के अंदर। और सैदापुर गांव या सादोपुर गांव ये है बच्चों पानीपत जिले का गांव, पानीपत जिले का गांव। ठीक है, तो ये था हमारी पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद हम बात करें तो अकबर जो है बच्चों वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठता है। अकबर की हम बात करें तो अकबर हुमायूं और हमीदा बानो बेगम का पुत्र था बच्चों। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक कौन हुआ है बच्चों? अकबर हुआ है। अकबर ने दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद क्या क्या काम करवाए हरियाणा के अंदर? आपको ध्यान रखना है, मेवात अक्षेत्र के पल्ला गांव में अपने हरियाणा का मेवात क्षेत्र, और मेवात क्षेत्र में एक गांव है पल्ला। इस पल्ला गांव में शेख मूसा की मजार का निर्माण करवाया। शेख मूसा की मजार का क्या करवाया? निर्माण करवाया। बच्चों बात करें अकबर के समय ही 1570 में अकबर के समय 1570 में रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया। रेवाड़ी में लाल, या इसे रेड मस्जिद भी बोल देते हैं, का निर्माण बच्चों करवाया गया था। बात करें तो अकबर के जो दरबारी कवि थे, वो अबुल फजल थे। अबुल फजल थे, ठीक है। और बच्चों अबुल फजल के द्वारा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र को लघु रूप सागर का नाम दिया गया था। लघु रूप सागर कहा गया। तो क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुरुक्षेत्र में बना हुआ ब्रह्म सरोवर को लघु रूप सागर किसने कहा?
तो तुम बोलोगे अबुल फजल ने कहा। तो अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे। अबुल फजल के द्वारा मेरे बच्चों अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की गई। बात करें अबुल फजल की रचना की, तो अबुल फजल की रचना में आईने अकबरी, और अकबरनामा का नाम आता है। किसका नाम आता है बच्चों? अकबरनामा का नाम आता है। तो अबुल फजल की जो रचनाएं हैं उनमें आईने अकबरी और अकबरनामा। बच्चों आईने अकबरी जो ये किताब है, इस आईने अकबरी में हरियाणा के भिवानी का वर्णन मिलता है। आईने अकबरी में भिवानी का नाम बानीग्राम। बताया गया है कि भिवानी की स्थापना करने वाले राजा नीम सिंह की पत्नी का नाम बानी था और बानी की मृत्यु हो गई थी, और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी याद में एक गांव बसाया हरियाणा के अंदर। उसी गांव को बानीग्राम कहा जाता है। और यही बानीग्राम आज का क्या है? भिवानी है, जिसे तुम हरियाणा की काशी, हरियाणा की छोटी काशी, मंदिरों की नगरी, धर्मार्थ न्यासों का शहर, लिटिल क्यूबा, मिनी क्यूबा, इन नामों से पुकारते हो। यही जो भिवानी है पहले बानीग्राम के नाम से जाना जाता था। इस बात की पुष्टि कौन करता है? अबुल फजल करता है अपनी पुस्तक आईने अकबरी में। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, ये जो काल था अकबर वाला, इसे हिंदी भाषा का स्वर्ण युग भी माना जाता है। अकबर का जो समय रहा, इसी समय हिंदी भाषा को बढ़ावा मिला था। तो अकबर जो काल है ये हिंदी भाषा का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। बच्चों अकबर के नौरत्नों में शामिल एकमात्र जो हिंदू थे वो बिरबल थे। बिरबल थे, ठीक है। बताया जाता है कि बिरबल का जो जन्म है वो बूडिया नामक गांव यमुनानगर में हुआ था। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि बिरबल का जो जन्म है वो बूडिया गांव, यमुनानगर में, और इसी गांव के अंदर बना हुआ है एक रंग महल जिसे बोल दिया जाता है बिरबल का रंग महल। तो कोई आपसे पूछ ले कि सर बिरबल का रंग महल कहाँ है, तो मेरे बच्चों बिरबल का रंग महल बुढ़िया गांव में ही है। ध्यान रखिएगा बिरबल का नारनौल के अंदर भी आना जाना लगा रहता था। बिरबल का नारनौल महेंद्रगढ़ में भी आना जाना मेरे बच्चों लगा रहता था। ठीक है। तो बिरबल का नारनौल के अंदर आना जाना क्या है? लगा रहता था। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि बिरबल का जो छत्ता है वो कहाँ है? नारनौल के अंदर। तो जहां पर बिरबल नारनौल में जाके आराम किया करता था, विश्राम किया जाता था,
वहीं पर बाद में राय मुकुंद दास जो नारनौल का एक दीवान हुआ, उसने एक छत्ता बनवाने का काम किया और उस जगह को आज बिरबल के छत्ते के नाम से प्रसिद्धि मिलती है। तो बिरबल का जो छत्ता होगा ये मेरे बच्चों नारनौल में होगा। बच्चों नारनौल के अंदर एक और व्यक्ति का आना जाना लगा रहता था। और नारनौल के अंदर ये क्यों आते जाते रहते थे, क्योंकि बच्चों अकबर के समय नारनौल के अंदर एक टकसाल स्थापित थी। अकबर के समय ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नारनौल क्षेत्र में एक टकसाल स्थित होती थी। टकसाल का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर सिक्के बनाए जाते हों। तो जो मुद्रा यूज की जाती थी मुगल काल में बच्चों, वो मुद्राएं अपने हरियाणा के नारनौल में भी बनती थी, और जहां पर ये सिक्के बनते हैं उसे टकसाल बोलते हैं। तो अकबर के समय नारनौल में टकसाल स्थापित थी, और इस टकसाल में क्या किया जाता था, जलाली सिक्के बनाए जाते थे। जलाली, जलाली का मतलब अकबर का नाम ही जलाल था, तो अकबर के नाम के सिक्के यहीं पर बनते थे। जलाली सिक्के बनाए जाते थे, ठीक है। अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो टोडरमल थे। अकबर के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे, टोडरमल थे। और टोडरमल का भी बच्चों नारनौल के अंदर आना जाना लगा रहता था, क्योंकि जहां पर सिक्के होंगे वहां वित्त मंत्री तो आएगा। तो टोडरमल का भी आना जाना कहाँ लगा रहता था, नारनौल के अंदर। नारनौल के अंदर आना जाना लगा रहता था। तो कीजिएगा एक बार जल्दी से इसको नोट, उसके बाद मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे। तो हरियाणा के अंदर अकबर के बारे में इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी अकबर के बारे में इंडियन हिस्ट्री में बहुत कुछ आप पढ़ोगे। संगीत के सम्राट तानसेन भी मेरे बच्चों इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने ही करवाया था जब वो गुजरात विजय अभियान पर गए और उसे जीत के आए। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू की थी बच्चों। अकबर जो है वो नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था, यानी कि नगाड़ा बजाने में दिलचस्पी रखता था अकबर। अकबर के बाद हम बात करेंगे, जहांगीर है वो गद्दी पे बैठेंगे। 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु होगी। और उसके बाद मेरे बच्चों जहांगीर जो है, जो अकबर का ही बेटा था, वो गद्दी पे बैठेगा।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे ना। तो अकबर के बाद गद्दी पे बैठेगा कौन? जहांगीर। तो हेडिंग डालिएगा जहांगीर। हम बात करें तो जहांगीर जो है बच्चों, ये गद्दी पर बैठता है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं। जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो सलीम था। बच्चों हम बात करें तो जहांगीर के दरबार में ही, जहांगीर के समय ही प्रथम अंग्रेज हॉकिंस भारत आया था बच्चों। और हॉकिंस ने ही जहांगीर से भारत में व्यापार करने की परमिशन लेने का काम किया था। तो जहांगीर ने ही अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की क्या दी थी? अनुमति दी थी। जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की बच्चों अनुमति दी थी। चित्रकला का स्वर्णिम युग इसी जहांगीर के समय को माना जाता है। जहांगीर के समय को कहा जाता है। जहांगीर के बाद हम बात करेंगे तो इनके बेटे शाहजहां गद्दी पे बैठते हैं बच्चों। हरियाणा के अंदर जहांगीर ने कोई खास काम नहीं करवाए, तो हरियाणा जीके में कोई ज्यादा क्वेश्चन जहांगीर से नहीं पूछेगा। ज्यादा क्या, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बात करेंगे शाहजहां की। शाहजहां के दौरान हम बात करेंगे मेरे बच्चों, ये स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल माना जाता है। स्थापत्य का मतलब बहुत सारी जो आज ऐतिहासिक इमारतें हम पढ़ते हैं, तो उन ऐतिहासिक इमारतों में जिसमें दिल्ली का लाल किला है, आगरा के अंदर ताजमहल है, इनका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने ही करवाया था। लाल किला जिसे आप रेड फोर्ट बोलते हो, जो कहाँ है सर? दिल्ली के अंदर। तो लाल किला दिल्ली और ताजमहल
आगरा का निर्माण। किसने करवाया है? शाहजहां ने ही करवाया है। ठीक है बच्चों। बच्चों प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रशासनिक सुविधा हेतु चकला नामक इकाई की इन्होंने क्या की? शुरुआत की। चकला नामक इकाई की क्या की मेरे बच्चों? शुरुआत की। और हरियाणा के अंदर भी इन्होंने एक चकला स्थापित किया, वो चकला है हिसार। तो हरियाणा क्षेत्र में नए चकले हिसार की क्या की है? स्थापना। ठीक है, तो हरियाणा क्षेत्र के अंदर नए चकले हिसार की क्या की? स्थापना की। इन्होंने हिसार को बच्चों क्या बनाया था? चकला बनाया था। चकला एक इकाई थी जो गांव से बड़ी होती थी, जो गांव से क्या होती थी? बड़ी होती थी। शाहजहां का एक बड़ा बेटा भी था बच्चों, जिसका नाम था दारा शिकोह। और शाहजहां के बेटों में हम बात करेंगे तो एक आपको ध्यान रखना है दारा शिकोह, और एक आपको ध्यान रखना है औरंगजेब। दारा शिकोह व औरंगजेब। ठीक है। हम बात करें तो दारा शिकोह जो है बच्चों, ये हरियाणा के पलवल में रहा करता था। एक ऐसा मुसलमान जो हिंदुओं के ग्रंथों में रुचि रखता था, वो दारा शिकोह ही हुआ है। ये महाभारत भी पढ़ता था, ये रामायण भी पढ़ता था, ये वेदों का भी ज्ञान लेता था। तो एक ऐसा मुस्लिम है जो कट्टर नहीं था, बल्कि हिंदुओं की जो किताबें हैं, हिंदुओं के जो पवित्र ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने में भी ये क्या लेता था? दिलचस्पी लेता था। और यही बात इसके छोटे भाई औरंगजेब को पसंद नहीं थी, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुसलमान था। वो हिंदुओं को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता था, हिंदू धर्म से घृणा करता था। तो दारा शिकोह जो है ये हरियाणा में कहाँ पर निवास करते थे? हरियाणा के पलवल में रहते थे बच्चे। शाहजहां और दारा शिकोह का एक धर्म गुरु भी था। और शाहजहां और दारा शिकोह के धर्मगुरु का नाम था। शाहजहां व दारा शिकोह के जो धर्मगुरु थे वो थे शेख चिल्ली। शेख चिल्ली। बच्चों शेख चिल्ली एक बार थानेसर घूमने आए थे, तो शेख चिल्ली की मृत्यु जो हुई थी वो हरियाणा के थानेसर में हुई थी। शेख चिल्ली की मृत्यु जो हुई थी वो थानेसर में हुई थी, और थानेसर में मृत्यु हुई तो थानेसर के अंदर ही इनको दफना दिया गया था। जहां पर मुसलमानों को दफना दिया जाता है उसे कब्र बोलते हैं, और कब्र के ऊपर खड़ी की गई इमारत मकबरा कहलाती है। तो मेरे बच्चों शेख चिल्ली का जो मकबरा है
शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कहाँ पर है सर? थानेसर। और थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। बच्चों ये जो शेख चिल्ली है इनका वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां और दारा सिकों को धर्म के रास्ते पे लाने वाले शेख चिल्ली का वास्तविक नाम जो बताया जाता है वो अब्दुल करीम या अब्दुल रज्जाक बताया जाता है। ठीक है। मकबरे का जो निर्माण करवाया था बच्चों वो दारा सिकों ने करवाया था। यदि दारा सिकों ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग शाहजहां भी बोल के आ सकते हैं, लेकिन यदि शाहजहां और दारा सिकों दोनों ऑप्शन में है तो मकबरे का निर्माण करवाया था दारा सिकों ने। मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? वो दारा सिकों ने करवाया था। बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे कि 1958 1958 में इसे भारत के राष्ट्रीय स्मारकों में बच्चों जगह दे दी जाती है, तो भारत के राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में इसे शामिल कर लिया जाता है। भारत के राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में ये क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। लाल पत्थर से बच्चों ये बना हुआ है। लाल संगमरमर पत्थरों से ये बना हुआ है। बच्चों एक अंग्रेज इतिहासकार यहाँ पे आते हैं जिसका नाम है डेविस राय। और डेविस राय के द्वारा लोगों को बताया जाता है कि मैं भारत के सारे मकबरों को देख चुका, लेकिन मेरे को ताजमहल के बाद जो दूसरा सबसे सुंदर मकबरा लगा है वो डेविस राय के अनुसार बच्चों थानेसर के अंदर बना हुआ शेख चिल्ली का मकबरा लगा है। तो डेविस राय के अनुसार ताजमहल के बाद दूसरा सबसे सुंदर मकबरा। दूसरा सबसे सुंदर मकबरा। और मेरे बच्चों इसीलिए लोगों ने इसका कंपैरिजन ताजमहल के साथ करना शुरू कर दिया और इसे कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। तो हरियाणा का ताजमहल कौन से मकबरे को बोल दोगे तुम? शेख चिल्ली के मकबरे को बोल देंगे हम। ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही। हम आ चुके हैं कहाँ तक मेरे बच्चों? शाहजहां तक। शाहजहां के बाद हम बात करेंगे औरंगजेब की। किसकी बात करेंगे? औरंगजेब की। और फिर औरंगजेब के बाद हम बच्चों बात करेंगे उत्तर मुगल काल की। उत्तर मुगल काल में मैं आपको बहुत सारी शक्तियां पढ़ाऊंगा, जिसमें मराठा शक्ति पढ़ेंगे, अहीरवाल साम्राज्य पढ़ेंगे, अपने हरियाणा के अंदर अंग्रेजों का अधिकार पढ़ेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी देसी रियासतें होंगी उन्होंने जो बगावत की होगी, जो विद्रोह किया होगा,
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हरियाणा में हुए विद्रोह की चर्चा करेंगे। साथ के साथ हम चर्चा करेंगे पूरी की पूरी 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति के बाद मैं आपको आधुनिक इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, और इसी के साथ मेरे बच्चों हमारा जो हिस्ट्री सेक्शन है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मात्र 3-4 क्लास और मान के चलिएगा, या मैक्सिमम 5 क्लास मान के चलिएगा, तो आपका जो हिस्ट्री सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, आप सभी को ढेर सारा प्यार। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा और बाकी मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।